मैं माया मीना आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य कि वाक्य क्या होते हैं और इसकी क्या परिभाषा होती है, कितने इसके भेद होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम कि वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब इनको हम विस्तार से जानते हैं। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं वाक्य की। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित कर्म जो वक्ता के आशय को स्पष्ट करे उन्हें हम वाक्य कहते हैं। कि वह व्यवस्थित कर्म जो वक्ता के आशय को क्या करे, स्पष्ट करे। जैसे इस उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे राम पानी पीता है। यहाँ पे राम पानी पीता है, ये क्या है, किसी वाक्य का व्यवस्थित कर्म। क्योंकि यहाँ पे पहले आ गया कर्ता, फिर आ गया यहाँ पे कर्म और फिर आ गई यहाँ पे क्रिया और है यहाँ पे। इसने क्या करा है, इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे हमने है का प्रयोग करा है। तो अगर मैं इसी वाक्य को इस प्रकार लिखूं, है पीता पानी राम, तो क्या आपको अर्थ समझ में आ रहा है इस वाक्य का? नहीं ना। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये क्या है, शब्दों का अव्यवस्थित कर्म, शब्दों का अव्यवस्थित कर्म है। इसलिए आपको इसका अर्थ क्या नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अव्यवस्थित कर्म है इसलिए इस वाक्य का अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए हम वाक्य का अर्थ समझने के लिए क्या करते हैं, शब्दों को व्यवस्थित कर्म में लगाते हैं, तब जाके किसी वाक्य का अर्थ निकल के हमारे सामने आता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी वाक्य की परिभाषा। अब आते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है हमारा उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा विधेय, है ना। तो पहले उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। मतलब जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है उद्देश्य। या हम ये भी बोल सकते हैं कि कर्ता या कर्ता का विस्तार ही क्या कहलाता है, उद्देश्य। इस उदाहरण से हम समझते हैं, रोहन कानपुर में रहता है। रोहन कानपुर में रहता है, तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोहन के बारे में। तो रोहन हुआ हमारा यहाँ पे उद्देश्य। रोहन हुआ हमारे यहाँ पे उद्देश्य। ठीक है, अब बात आती है विधेय की कि विधेय क्या होता है। किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य में उद्देश्य के लिए कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ कहते हैं उसको विधेय कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कर्ता व कर्ता के विस्तार को छोड़कर, कर्ता के विस्तार को छोड़कर वाक्य में जो कुछ बचता है, जो कुछ बचता है वह विधेय कहलाता है। बचता है विधेय कहलाता है। जैसे उसी उदाहरण से हम फिर समझते हैं, रोहन कानपुर में रहता है। अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोहन के बारे में। तो रोहन हुआ यहाँ पे उद्देश्य और कानपुर में रहता है, तो ये हुआ हमारा विधेय। कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो होता है विधेय। तो रोहन है यहाँ पे उद्देश्य और कानपुर में रहता है, ये बाकी का जो वाक्य में जो बाकी के जो शब्द बचे वो हो गए विधेय, है ना। आगे चलते हैं हम। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के दो भेद होते हैं। दो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं
8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम देख लेते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा है विस्मयादि वाचक वाक्य और छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक और आठवां है हमारा संदेहवाचक वाक्य। तो ये हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो गए। रचना के आधार पर जो हमारे 3 भेद हैं वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आज हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद होते हैं देखते हैं। रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं उनको देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उनमें सबसे पहला आ रहा है हमारा विधानवाचक वाक्य। क्या होते हैं विधानवाचक वाक्य? अभी जान लेते हैं हम। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। वे वाक्य जिनसे हमें कोई न कोई इंफॉर्मेशन मिले या कुछ जानकारी मिले। जैसे भारत एक देश है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मतलब भारत है वो एक देश है ना? या यहाँ पे भारत देश के बारे में हमें पता चल रहा है। दूसरा, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। तो यहाँ पे भगवान राम के पिताजी यानी दशरथ जी के बारे में हमें पता चल रहा है कि राम के पिताजी कौन थे, यानी दशरथ जी। ठीक है, हम और भी उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। या दूसरा उदाहरण अगर हम लिखे तो ये भी लिख सकते हैं कि गंगा गंगा एक पवित्र नदी है, एक पवित्र नदी है। तो मतलब ऐसे वाक्य जिनसे हमें कोई जानकारी प्राप्त हो तो वो वाले वाक्य आएंगे विधानवाचक वाक्य में। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा पूरा हुआ। दूसरा वाक्य है हमारा निषेधवाचक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि किसी चीज के लिए मना किया हुआ होता है या किस चीज की मनाही होती है। जैसे जिस वाक्य में किसी कार्य के करने की मनाही हो या मना किया गया हो वह निषेधवाचक वाक्य होता है। इसमें नहीं, न और मत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तो देखो यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया है ना? तो ये हुआ हमारा निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। दूसरा जो हमारा उदाहरण है उसमें है फूल मत तोड़ो, यानी यहाँ पर भी क्या है, फूल तोड़ने के लिए मना किया गया है। तो ये भी हुआ हमारा निषेधवाचक वाक्य। और देखो यहाँ पे मत शब्द का भी प्रयोग किया है। तो जहाँ पे नहीं, न, मत ये शब्द आ जाए वो वाक्य होंगे निषेधवाचक वाक्य। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो है राधा कुछ न कर सकी। तो यहाँ पे देखो न, ये न भी क्या है, हमारा निषेधवाचक वाक्य की एक पहचान है। चौथा जो हमारा उदाहरण गीता घर पर नहीं है, तो यहाँ पे भी ये नहीं क्या है, निषेधवाचक जो वाक्य है उसकी पहचान है। तो इस प्रकार ये चारों हमारे क्या है, निषेधवाचक वाक्य। और इसकी जो पहचान है वो ये है कि इसमें नहीं, न और मत इन शब्दों का क्या है, प्रयोग किया जाता है या फिर किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है या किसी कार्य को करने की मनाही हो, वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। तीसरा जो हमारा वाक्य है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, देखते हैं अभी। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न किए जा रहे हो। जैसे श्री राम की पत्नी कौन थी, तो देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्री राम की पत्नी कौन थी, है ना? तो ये क्या हुआ हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। वह लड़की कौन है,
वह लड़की कौन है? तो यहाँ पे भी क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह लड़की कौन है? तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। तीसरा जो उदाहरण है हमारा वो है कौन गा रहा है? तो यहाँ पे भी प्रश्न किया जा रहा है कि कौन गा रहा है? तो जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए तो वो होंगे प्रश्नवाचक वाक्य। और एक पहचान इसकी ये भी है कि उदाहरणों के अंत में कोई भी एग्जाम्पल अगर आता है एग्जाम में तो उसके अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हो कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है या नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य जिस उदाहरण के अंत में हो तो जाहिर सी बात है वो उदाहरण प्रश्नवाचक वाक्य का ही होगा। क्लियर? आगे चलते हैं हम। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं देखते हैं अभी। जिस वाक्य में कर्ता की इच्छा, कामना व आशीर्वाद का बोध हो वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें मतलब इच्छा जाहिर हो रही हो किसी की, या फिर वो कामना कर रहा हो किसी के लिए, है ना, या विश मांग रहा हो, या फिर आशीर्वाद दे रहा हो किसी को। तो ये सारे चीजों का जिसमें बोध होता हो वो होता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें कामना की जा रही है कि भाई आपकी यात्रा क्या हो, शुभ हो या मंगलमय हो। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु रखे, है ना। यहाँ पे भी एक तरह से कामना और आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपकी लंबी आयु हो, ईश्वर आपको लंबी आयु प्रदान करे। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो है भगवान करे तुम्हारा भला हो। तो यहाँ पे भी क्या है, किसी की किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, जैसे भगवान करे तुम्हारा भला हो। तो हम ये यहाँ पे और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें तुम्हें सफलता प्रदान करे, सफलता प्रदान करे, प्रदान करे। तो ये भी क्या हुआ हमारा इच्छावाचक वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता क्या करे, अपनी इच्छा, कामना व आशीर्वाद जाहिर करे, या ऐसे वाक्य जिनसे हमें मतलब कर्ता की इच्छा, कामना व आशीर्वाद का बोध हो, वे वाले वाक्य होंगे इच्छावाचक वाक्य। तो ये वाक्य हमारा पूरा हुआ। आगे चलते हैं। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? संकेतवाचक वाक्य आइए जानते हैं। पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो वाक्य होता है वो अपने आप में पूरा नहीं होता है। उसमें क्या है, एक काम या एक बात दूसरी बात या दूसरे काम पर पूरी तरह निर्भर रहती है। कैसे रहती है आइए देखते हैं हम। जैसे यदि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। यानी सफलता का मिलना किस पर निर्भर कर रहा है? परिश्रम पे। यानी सफलता तभी मिलेगी जब परिश्रम किया होगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण है हमारा, वो है अगर तुमने पढ़ाई की होती तो पास हो गए होते। तो पास होना किस पर निर्भर कर रहा है? पढ़ाई करने पर। पास होना किस पर निर्भर कर रहा है? पढ़ाई पर। या हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम इसलिए फेल हो गए कि तुमने पढ़ाई नहीं की। एक बात या काम दूसरी बात या काम पर पूरी तरह क्या होता है, निर्भर रहता है। और उदाहरण हम देख लेते हैं इसके। जैसे बस समय से आ गई होती, आ गई होती होती तो मैं तो मैं लेट तो मैं लेट नहीं होती। तो यहाँ पे लेट होना किस पर निर्भर कर रहा है? बस के समय से ना आने पर, है ना। तो इस तरह के हम काफी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं लूँ तो हम ये भी बोल
बोल सकते हैं यहाँ पे कि बारिश 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 हो गई, फसल भी फसल भी अच्छी होगी। यानी फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा है? बारिश के। तो इस जो संकेतवाचक वाक्य हैं, इनमें ये होता है कि इनमें एक बात या काम किसी दूसरी बात या काम पर पूरी तरह क्या होता है? निर्भर रहते हैं, और तब जाके जो वाक्य है वो पूर्ण होता है। तो ये हुआ हमारा संकेतवाचक वाक्य। छठा है हमारा संदेहवाचक वाक्य। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रकार का संशय बना हो या संदेह बना हो। परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जिन वाक्यों में शंका, संदेह या संभावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें हमें क्या है? संदेह बना हो या संशय बना हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो वैसे वे वाले वाक्य होंगे हमारे संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो। तो इसमें क्या है? मतलब यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन मतलब किसी को कंफर्म पता नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। एक तरह से संभावना व्यक्त की जा रही है ना? शायद वह कल आ जाए, वह कल आएगा या नहीं आएगा वो निश्चित रूप से नहीं पता। तो यहाँ पे भी क्या है? एक तरह से संदेह या संभावना। ठीक है। तो ऐसे वाले वाक्य कि जिनमें सस्पेंस हो या मतलब जिनमें संदेह हो, जिनका निश्चित रूप से पता ना हो, तो वो वाले वाक्य होंगे हमारे संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, है ना? तो यहाँ पे मतलब शायद मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी। अब निश्चित रूप से नहीं पता, इस वाक्य को देखकर हमें नहीं पता चल रहा कि वह कल स्कूल आएगी या नहीं आएगी। तो ऐसे वाक्य जिनमें संदेह हो या शंका हो या मतलब एक तरह से वो संभावना का जिनमें बोध हो, वो। नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी को आज्ञा दी हो या आदेश दिया गया हो, किसी से रिक्वेस्ट निवेदन किया गया हो, तो वो वाले वाक्य आएंगे हमारे आज्ञावाचक वाक्य में। जैसे वे वाक्य जिसमें किसी को आज्ञा, आदेश, उपदेश या निवेदन किया गया हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जैसे वर्षा तुम गाना गाओ, वर्षा तुम गाना गाओ। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? आदेश, आदेश दिया गया है कि वर्षा तुम गाना गाओ। दूसरा अगर उदाहरण हम ले यहाँ पे, तो हम ये भी ले सकते हैं कि तुम मेरा यह काम कर दीजिए न, तुम मेरा ये काम कर दीजिए ना। तो यहाँ पे क्या है? एक तरह से निवेदन किया जा रहा है ना? तो जहाँ पे निवेदन किया जा रहा हो या किसी को आज्ञा, ऑर्डर दिया जा रहा हो, है ना? या किसी से परमिशन ली जा रही हो या दी जा रही हो, अनुमति वाले वाक्य भी इसमें आएंगे, अनुमति वाले वाक्य भी इसमें आएंगे। जैसे सर मैं घर जा सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? अनुमति यहाँ पे मांगी जा रही है, तो यहाँ पे भी कौन सा वाक्य आएगा? आज्ञावाचक वाक्य। तो जहाँ पे आज्ञा दी गई हो, आदेश दिया गया हो, है ना, उपदेश की बात हो रही हो, निवेदन किया जा रहा हो या अनुमति दी जा रही हो किसी को, है ना, तो वो वाले वाक्य होंगे हमारे आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट है हमारा
विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य क्या होते हैं देखते हैं हम अभी। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, घृणा व व हर्ष का भाव व्यक्त हो वहां विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है। आहा कितना सुंदर उपवन है। अब देखो इस वाले जो उदाहरण में क्या है, यहाँ पे हर्ष का भाव व्यक्त हो रहा है। हर्ष या प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो रहा है क्योंकि सुंदर उपवन है, तो हर्ष, जाहिर सी बात है हर्ष का भाव यहाँ पे आएगा। दूसरा उदाहरण है हमारा, ओहो कितनी ठंडी रात है। तो यहाँ पे हमारा जो भाव आएगा वो आएगा आश्चर्य और अनुभूति का। आश्चर्य और अनुभूति का ठीक है। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो है अरे तुम आ गए। तो इसमें क्या है, अरे क्या है, यहाँ पे आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है, आश्चर्य के भाव को व्यक्त कर रहा है। ठीक है। चौथा जो हमारा उदाहरण है वो है हाय गुड़िया मर गई, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से शोक व्यक्त किया जा रहा है ना। तो ये भी क्या हुआ, हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य हो गया। एक एग्जाम्पल मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे छी यहाँ कितनी बदबू आ रही है ना। छी यहाँ पर कितनी बदबू आ रही है। तो ये भी क्या हुआ हमारा, विस्मयादिवाचक वाक्य। इस वाक्य की एक और पहचान है, यहाँ पे क्या होगा, आपको उस वाक्य के शुरुआत में ही आपको विस्मयादिवाचक वाक्य विस्मयादि बोधक या विस्मयादिवाचक चिन्ह आपको मिलेगा, ये वाला चिन्ह। ठीक है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो कि ये वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य है या नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद थे वो हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिए हैं। आगे देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में आज देखो हमने यहाँ पे देखा कि हमने वाक्य की परिभाषा जानी कि वाक्य क्या होता है, कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित कर्म जो वक्ता के आशय को स्पष्ट करे उन्हें हम वाक्य कहते हैं। क्योंकि बिना वाक्य के वार्तालाप पूरा नहीं होता है, हमें एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए वाक्य की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है। फिर आता है वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने पढ़े थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि 8 होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और लास्ट में हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अगर आज की क्लास मेरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।